8 नवंबर 2021 इस देश का सबसे बड़ा आईपीओ अनाउंस होता है 18,300 करोड़। ये वो पैसा था जो हमारे देश के भोले वाले रिटेल इन्वेस्टरों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, सिर्फ इस उम्मीद में कि आने वाले फ्यूचर में हमें इससे फायदा होगा। लेकिन आज ये कंपनी डूबने की कगार पर है। पेटीएम 2017 में पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा ने चिल्ला चिल्लाकर लोगों से कहा था कि जो हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे वो रोएंगे। लेकिन आज के दिन जो पेटीएम के साथ जुड़ा है वो रो रहा है। एक ऐसी कंपनी जो देश के लोगों का पेमेंट सिस्टम बदलकर देश में डिजिटल रेवोल्यूशन लाना चाहती है, आखिर क्यों आरबीआई उसी के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। आइए समझते हैं पेटीएम के राइज और डाउनफॉल की कहानी आज की इस वीडियो में। साल 2009 में विजय शेखर शर्मा ने देखा कि लोगों को अपना मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए दुकान पर जाकर घंटों तक लाइन में लगना पड़ता है, तब जाकर फोन रिचार्ज होता है। इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए साल 2010 में पेटीएम की शुरुआत होती है। शुरुआत में सिर्फ ये एक मोबाइल रिचार्जिंग प्लेटफॉर्म हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे कंपनी ने अपने ऐप में और फीचर डाले। जनवरी 2014 में पेटीएम अपना पेमेंट वॉलेट लॉन्च करता है, जिसके जरिए आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते थे अपना पेटीएम वॉलेट यूज करके। इसी समय विजय शेखर शर्मा चाइनीज बिजनेसमैन जैक मा को तैयार कर लेते हैं अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, जिसके बाद जैक मा पेटीएम के 25% शेयर खरीद लेते हैं 3,000 करोड़ में। लेकिन सही मामले में इस कंपनी की पॉपुलैरिटी में जंप सिर्फ 8 नवंबर 2016 के बाद देखने को मिला। वो दिन जब भारत में डिमोनेटाइजेशन लागू हुआ। 100 rupee and 1000 rupee currency notes will no longer be legal tender from midnight। इस दिन के बाद मानो पेटीएम की किस्मत बदल गई। यूरो मनी की रिपोर्ट के अनुसार डिमोनेटाइजेशन के बाद पेटीएम के कस्टमर 125 मिलियन से बढ़कर 185 मिलियन हो गए थे। इस समय पेटीएम की ग्रोथ रॉकेट से भी तेज होने लगी थी। पेटीएम ने 10,000 से ज्यादा एजेंट्स को हायर किया कि वो अपने क्यूआर कोड डिस्ट्रीब्यूट करें छोटे छोटे दुकानदारों को। 2017 में इन्होंने बैंकिंग सर्विस ऑफर करने के लिए पेटीएम पेमेंट बैंक लॉन्च किया। पेटीएम बैंक नॉर्मल कमर्शियल बैंक से अलग होता है। पेमेंट बैंक मोस्टली डिजिटल सर्विस पर फोकस करते हैं। ये आपको किसी तरह के क्रेडिट कार्ड या लोन की सुविधा नहीं दे सकते, और यही वो पेमेंट बैंक है जिसकी वजह से पेटीएम को आज इतने बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। आरबीआई जो एक तरह का बैंकों का बॉस है, उसने 31 जनवरी 2024 को पेटीएम के पेमेंट बैंक पर बैन लगा दिया। इसके तहत पेटीएम पेमेंट बैंक को 29 फरवरी के बाद अपने सभी मेजर बैंकिंग सर्विस को बंद करने को कहा है। जैसे ही ये खबर बाहर आई, 2 दिन के अंदर पेटीएम का शेयर प्राइस 36% से गिर गया। लेकिन आरबीआई ने इतना कड़ा फैसला क्यों लिया, चलिए जानते हैं पेटीएम के डाउनफॉल की कहानी। 2015 में आरबीआई ने पेटीएम को पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस दिया, जिसके बाद पेटीएम ने पेमेंट बैंक की सर्विस शुरू कर दी। लेकिन 2018 में आरबीआई ने पेटीएम को बैन कर दिया न्यू कस्टमर को ऑनबोर्ड करने के लिए, न सिर्फ बैंक में बल्कि पेटीएम वॉलेट में भी, क्योंकि यहाँ लोगों से बिना पूछे जबरदस्ती उनका बैंक अकाउंट खुलवाया जा रहा था। दरअसल यदि आपको ऑनलाइन पेमेंट यूज करना है तो केवाईसी तो करवाना पड़ेगा, और उस केवाईसी को कंप्लीट करवाने के लिए आपको भेजा जा रहा था आपके पास वाली दुकान पे, जहाँ पर आप केवाईसी फॉर्म भरकर अंगूठा लगाकर आधार का ओटीपी दोगे और आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन लोगों को ये पता नहीं था कि जिस फॉर्म पर वो साइन कर रहे हैं उसके अंदर एक ऐसी कंडीशन लिखी है जिसके तहत आपका पेमेंट बैंक भी खुल जाएगा। ऐसे पेटीएम ने लाखों लोगों का बैंक अकाउंट बिना उनको बताए धोखे से खोल दिया। इसलिए आरबीआई ने पेटीएम पर बैन लगा दिया। बाद में 2019 में इस बैन को हटा लिया गया। फिर आता है 2021, आरबीआई पेटीएम पर 1 करोड़ का फाइन लगाता है। पता है क्यों? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन पेटीएम ने आरबीआई को सबमिट करी वो गलत थी। न केवल इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट भी गलत सबमिट कर दिए। 2022 में आरबीआई ने फिर से पेटीएम पर बैन लगाया और एक्सटर्नल ऑडिट करवाने का ऑर्डर दिया। इस ऑडिट के आने के बाद आरबीआई को पता चला कि पेटीएम के केवाईसी डेटा में सीवियर लैप्स थे। जो कस्टमर इनके बैंक में अपना अकाउंट बनाते थे उनकी आइडेंटिटी को ढंग से नहीं देखा जाता था। रिपोर्ट में पाया गया कि पेटीएम ने लाखों कस्टमर के बैंक अकाउंट खोले बिना केवाईसी किए, और ऐसे अकाउंट में लार्ज ट्रांजैक्शन हो रहे थे, पर पेटीएम को ये पता नहीं था कि पैसा कहां जा रहा है। यहाँ तक कि उनके केवाईसी मॉडल में इतनी बड़ी गड़बड़ चल रही थी कि एक पैन नंबर पर 10,000 अकाउंट जुड़ रहे थे। जिसके बाद अक्टूबर 2023 एक और बड़ा फाइन लगाया जाता है पेटीएम के ऊपर 5 करोड़ का। साथ ही ईडी ने भी पेटीएम के ऑफिस पर रेड डाली चाइनीज लोन ऐप के कनेक्शन में, क्योंकि पेटीएम के इन्वेस्टर चाइनीज है तो सरकार को ये डर है कि पेटीएम का डाटा कहीं चाइना तो नहीं जा
तरह पेटीएम पेमेंट बैंक का 51% हिस्सा ओन करते हैं विजय शेखर शर्मा और 49% हिस्सा ओन करते हैं 197 कम्युनिकेशन, मतलब पेटीएम पेरेंट कंपनी। आरबीआई ने कहा कि पेटीएम की जो पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन, इसके बीच में और पेटीएम पेमेंट बैंक के बीच में कोई सेग्रीगेशन नहीं है, मतलब यहाँ आपके डाटा की कोई प्राइवेसी नहीं है। पेटीएम को बार बार सालों तक वार्निंग दी जा रही थी, लेकिन वो बिल्कुल ढीठ बनकर बैठे थे। तो 31 जनवरी 2024 को आरबीआई ने थकार कर पेटीएम के पेमेंट बैंक पर बैन लगा दिया। आरबीआई ने कहा पेटीएम का पेमेंट बैंक बार बार हमारे रूल्स का मजाक बनाता रहा, इसलिए हम इस बैंक पर रोक लगा रहे हैं। 29 फरवरी के बाद से पेटीएम का पेमेंट बैंक कोई नया डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकता, कस्टमर अपने अकाउंट में पैसे नहीं डाल सकते, नए कस्टमर को नहीं जोड़ा जा सकता, और जो ई कॉमर्स या ऑनलाइन सर्विस के नोडल अकाउंट हैं उन सबको 15 मार्च तक बंद कर दिया जाएगा। और जो पेटीएम वॉलेट है उसमें से आप पैसे तो निकाल सकते हो, लेकिन और पैसे नहीं डाल सकते। पेटीएम का बुरा वक्त चल रहा है, ऐसे में काफी लोग विजय शेखर शर्मा और पेटीएम को सपोर्ट कर रहे हैं और आरबीआई के फैसले को गलत बता रहे हैं। लेकिन मेरा ओपिनियन आपसे बिल्कुल उल्टा है। मैं पेटीएम की प्रोग्रेस, विजय शेखर शर्मा का विजन, उनकी पर्सनल ग्रोथ को रिफ्यूज नहीं कर रहा, वो बिल्कुल सही है। लेकिन आज जो पेटीएम का हाल हो रहा है वो उन्हीं की लापरवाही की वजह से हो रहा है। किसी कंपनी को एक बार बैन किया जाता है, 2 बार बैन किया जाता है, 3 बार बैन किया जाता है, बार बार फाइन लगाया जाता है, उसके बाद भी अगर वो अपनी गलतियों को नहीं सुधारे तो इसमें सरकार क्या करे? आपको क्या लगता है पेटीएम के साथ जो हुआ वो सही था या गलत? कमेंट करके बताएं।